बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार हितों का पानी आग ते के पानी में। आदरणीय कुलपति बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मुकेश पांडे जी, प्रोफेसर A.K. सिंह साहब, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष पवन गौतम जी, अखंड जी जिनको अभी भी जाना पड़ा, श्रीमती रश्मि आर्य जी, हमारे नगर के आयुक्त पुलकित गर्ग जी, कुल सचिव साहब विनय कुमार जी, वित्त अधिकारी वासी महमूद साहब जी, परीक्षा नियंत्रक ताज बहादुर जी, प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी, हमारे पूर्व मेयर राम तीरथ सिंघल जी, जिला के पूर्व अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी, जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, आदरणीय जयदेव पुरोहित जी, संजय दुबे जी, मेरे मित्र प्रदीप सरावगी जी, यहाँ पर उपस्थित सुरेंद्र सिंह जी, सुब्रत गुबरेले साहब, हरमन सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री रतनलाल अहरवार जी, पूर्व विधायक कृष्णलाल जी, पिता के साथ कार्य करते हुए संजय पटवारी जी, और मेरे परिवार से यहाँ और अभी परिवार की तरीके से हमारी मुखिया मेरी चाची अनुराधा शर्मा जी, डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा की ट्रस्ट से हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी शालिनी भार्गव जी, और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूर्णम शर्मा जी। बाकी बहुत सारे लोग हैं, मैं आप सभी को एक ही बार में नमस्कार कर लेता हूँ। आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ उपस्थित होके एक पुत्र का हौसला बढ़ाया है। पिताजी के मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े भैया कहते हम लोग उनको। उनका संबोधन सुन के थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि पुरानी कहानियां थोड़ी सी वापस ताजा हो जाती हैं। ऐसे बहुत दिन से हम लोग विचार कर रहे थे कि पिताजी के लिए कुछ ऐसा क्या करें जिससे उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे। उनके आपने देखा था कि बहुत सारे शौक थे, बहुत सारी चीजों में हिस्सा लेते थे। किसी ने मुझसे कहा कि एक मेडिकल का बनवा दीजिए, उनके कुछ मित्रों ने आके कहा कि संगीत का बड़ा शौक था, किसी ने गांव में गया तो गांव में एक कथावाचक साहब मिले, बड़ी याद थी उनको पिताजी की, तो हाथ पकड़ के बोलने लगे कि अनुराग भाई क्या बना रहे हो, कुछ करो तो जब बहुत सारे लोगों से इस विषय में बात हुई, तब ये लगा कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे जो उनके हृदय को सबसे ज्यादा छूती हुई चीज थी वो था बुंदेलखंड। तो आदरणीय टीकमगढ़ महाराज हमारे मधुकर शाह जी, आजकल तबीयत महाराज की ठीक नहीं है, पर उनके साथ संपर्क हुआ तो हमेशा वो भी एक कार्यक्रम कराते हैं ओरछा में बड़ा, तो उन्होंने वही कहा कि कुछ परमानेंट कर जो हमेशा याद रहेगा। और हमारे कुलपति साहब ने इस चीज पे अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं उसके लिए बड़ा दिल से हृदय से बुंदेलखंड वासियों से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहले भी परिवार ने बुंदेलखंड के लिए
यहाँ से बहुत पास में ही मेरी दादी के नाम से एक धर्मशाला बना रखी है। पिताजी ने एक अपने पिता के नाम से परम पूज्य रामनारायण वैद्य रामनारायण शर्मा जी के नाम से एक इंस्टीट्यूट बना के दिया है, जिसको आज भी हम लोग अनुदान देते हैं, CSR में फंडिंग करते हैं। और यहाँ पर जितने बच्चे हमारे बुंदेलखंड के आके पढ़ते हैं तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप फंड है, जिससे उनके पूरे साल भर का हम लोग खर्चा देते हैं। तो उसमें भी 40 लाख रुपए हम लोगों ने भी दे रखा है कि जो भी बच्चे आते रहें उनको कुछ ना कुछ मदद होती रहे, तो बुंदेलखंड की बच्चों को हम लोग मदद कर सकें। अब आप कहानी सुन रहे थे इनसे भी उसमें मैं एक दो चीजें जोड़ना चाहूंगा। बचपन में मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था नैनीताल में। पिताजी वहां पे भी आया करते थे नैनीताल में, माँ वहां की है, तो वहां हॉकी मैच होता था तो झांसी की टीम को लेके घूमते रहते थे दिन भर। फिर उन लोगों का भोजन कराना, वहां के प्रोफेसर्स को पकड़ के बुंदेलखंड की, पहाड़ों में बहुत ज्यादा बुंदेलखंड के बारे में बात होती नहीं, पर उनको भी किताबें जा जा के देना और बोलना कि यहाँ पे भी कुछ करो। हर साल गोवा जाते थे, जब रहे नहीं तो मैं उसके बाद गोवा का घर गया, उसकी साफ सफाई करने लगे, तो वहां पे भी यहाँ के बच्चों को डंबल्स देते थे। वहां 2-3 बोरे मेरे को मिले कि वहां पे डंबल्स पड़े हुए थे। 2 बोरे ऐसे मिले जो वहां पे बुंदेलखंड की किताबें पड़ी हुई थी। तो वे पूछा गया श्रीपद नायक जी आदरणीय मंत्री जी से, बोले यार पिताजी तो बहुत आते थे अनुराग जी, यहाँ हमारे स्कूलों में भी बांटते फिरते थे। तो उन्होंने कोई ऐसा विद्यालय नहीं छोड़ा होगा बुंदेलखंड में, या कहीं गए हो, दिल्ली गए हो तो हमारे दिल्ली के घर में मिलती थी ये चीजें। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जहां पर वो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अपनी बुंदेलखंड की छाप नहीं छोड़ते हो। बुंदेलखंड के महान लोगों पे मेजर ध्यानचंद, वृंदावन लाल गुप्ता, मैथिली शरण गुप्त, महाराज बानपुर, इन सब के, रानी की तो गाथा हम लोग सब कहते ही हैं और गाते ही हैं, इन सबको लेके बहुत चिंतित रहते थे और हमेशा इनको प्रोत्साहन देते थे। आज हजारों, सैकड़ों बच्चे, मेरे ख्याल से 70 या 80 हजार बच्चे हो चुके हैं जिनको उन्होंने अपने जीवन काल में और उसके बाद भी आज उनके ट्रस्ट के माध्यम से हम जिनको प्रोत्साहन राशि दे के बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये एक आधुनिक बुंदेलखंड हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाने का जो संकल्प लिया गया है आप सभी के आशीर्वाद से, इसके पीछे विचारधारा ये थी कि हम बुंदेलखंड के गौरव को कैसे बढ़ाएं, बुंदेली वीरों की धरती पर एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश करें। बुंदेलखंड की संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत को संरक्षित करना का एक संकल्प है। बुंदेलखंड की इस पावन धारा पे शिक्षा का एक नया मंदिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको मैं चाह रहा था कि इस तरीके से करें कि हम इसको बुंदेलखंड की अपनी संस्कृति, भाषा, इतिहास, किताबें, पर्यटन, हम एक विश्व स्तर पे ला सके। तो उस माध्यम से जब आदरणीय वीसी साहब से बात हुई तो इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और मुझको बहुत बार ये लगता रहा कि जब गांव अब जाना ज्यादा हो गया, जब से सांसद हुआ और लोगों के साथ बैठना हुआ, तो ये दिखने लगा कि हमारी बहुत सारी चीजें लुप्त होती जा रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आए और वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि उसमें जो युवा हैं और हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो उनको अपने कोर्स के अलावा जिसमें भी वो
मेजर कर रहे हो। कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ने आया है, कोई फूड टेक्नोलॉजी, कोई बिजनेस, कोई इतिहास, अगर वो बुंदेलखंड के बारे में सीखना चाहता है तो ऐसे इंस्टीट्यूट में प्रवेश करके वो यहाँ से भी डिप्लोमा ले सकता है और उसके पॉइंट्स जो उसको यहाँ पे जब भी वो पढ़ेगा उसके पॉइंट्स उसकी डिग्री में जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन कराया प्रधानमंत्री जी ने। तो उसको लेके हम सबको बड़ा प्रोत्साहन मिला कि साहब ऐसी चीज अगर हम ऐसी यूनिवर्सिटी में कुछ क्रिएट कर दें। और विशेष रूप से मैं उसको भी धन्यवाद कहूंगा जो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, गांव में गाथा गाते हैं, हरदोल की कहानियां सुनाते हैं, आला उदल की कहानियां सुनने को मिलती हैं या बुंदेली नृत्य भी दिखाते हो और वो सब कहते हैं कि हमको कोई जगह ऐसी नहीं मिलती जिस हम अपनी कला को लोगों को आगे पहुंचा सके। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम होगा कि इस कला को ये लुप्त नहीं हो जाए, हमारी संस्कृति नहीं चली जाए, क्योंकि आधुनिक जमाना हो गया, हम लोग ज्यादा टेलीविजन देखते हैं। पर अभी कुछ दिनों में मुझको बहुत मौके मिले छोटे छोटे गांव में जाकर रामलीला भी देखने की, तो कहीं पता चला 100 साल पुरानी है, कहीं बोले 70 साल पुरानी है, 90 साल पुरानी, पर इतने कम लोग आते हैं रामलीलाओं में क्योंकि हम लोग आजकल टेलीविजन देखने लगे। तो ये चीजें खत्म होती जा रही थी, तो उसमें एक ये बड़ा प्रयास था हमारा। मैं आपको कुछ परंपराएं गिनाना चाह रहा था। नाग पंचमी में गुड़िया को पीटने की अपने वहां परंपरा थी। नाग पंचमी सब मनाते थे पर गुड़ियों को पीटने की परंपरा तो बुंदेलखंड में थी, यही कहीं नहीं देखने को मिलती। उस दिन एक हमने सांसद सांस्कृतिक स्पर्धा रखी, तो छोटे छोटे बच्चियां वहां निकलकर हमको एक नृत्य दिखा रही थी कि सुबह 4 बजे उठकर वो कैसे मांगती हैं। विदेशों में इस परंपरा को हैलोवीन कहते हैं, पर वहां पे बड़ा टेलीविजन पे आता है, पूरे विश्व में मनाने लग गए। पर ये आखिरी में पश्चिमी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं। हमारे वहां बच्चे तेसु करके भी लड़के जाते हैं मांगने, वो भी खत्म सी हो गई है, कहीं नहीं देखने को मिलती। सावन के झूले होते हैं हमारे वहां। एक बड़ी अच्छी सी किसी ने मुझको बताई कि साहब हमारे वहां जब विवाहित महिला पहली बार घर जाती सावन में, तो उसका पति उसके घर पे चांदी और सोने की राखी भिजवाता है कि वो अपने भाई को बांध सके, और कपड़े, लकड़ी के खेल कूद के सामान, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर हम लोग भूल जा रहे हैं इसको। हमारे वहां हर चीज का महत्व है, चाहे लोक संस्कृति हो, कला हो, साहित्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, शिल्प कला हो। इन सब चीजों को हम इस कल्चरल हेरिटेज सेंटर में जीवित रख सकेंगे, बाहर से लोगों को बुलाकर अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। और विशेष रूप से जो हमारे इन परंपराओं को जीवित रखे हुए लोग हैं, उनको गुरुजनों से हम खुद भी सीख सकेंगे और बुंदेलखंड की विरासत को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपराओं को, हमारे व्यंजन को। कितने सारे गांव में जाता हूं और बोला जाता कि बाबूजी आते थे यहाँ बर्रा खाते थे, भाई साहब आपके लिए बर्रा बनाएगा। तो मुझे ही नहीं पता था कि अपने वहां, मैं सोचता था 30 तकरीबन व्यंजन होते हैं। आदरणीय मुकेश पांडे जी ने यहाँ पर वीसी साहब ने एक बार फूड फेस्टिवल कराया, पता चला एक महिला ने आके 62 किस्म की व्यंजन बनाए। तो ये हम ही भूल रहे हैं, हमारे होटल और रेस्टोरेंटों में सर्व नहीं होती। हमारा संगीत है, पिता के बड़े अच्छे मित्र होते थे, आप लोग सब लोग जानते भी होंगे उनके बारे में, महाराज बिजना। उनके जाने के बाद मेरे ख्याल से मृदुल और पखावत सुनने का खत्म ही हो गया। तो ये सारी चीजें जो हमारी चली जा रही हैं, इनको एक बचाना चाहिए।
और आप सबसे आग्रह विशेष रूप से बच्चों से, आप लोग बहुत बार बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, हम दूसरे प्रदेशों की चीज अपनाते हैं, हम डांडिया करने को चले जाएंगे आज शाम को सब, हम लोग कुछ और भी व्रत रखने लगे, बहुत सारी चीजें अपनानी चाहिए, पर हमारी चीजें भी तो लोगों को पता चले। उसके लिए इस ऐतिहासिक पल में, इस ऐतिहासिक दिन पर आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सबसे यही कहूँगा कि हमारी संस्कृति, हमारा इस देश में योगदान, हमारी दीपशिखा की कहानियाँ, हमारी छत्रसाल की कहानियाँ, हमारे किलों का इतिहास, हमारे लेखकों की किताबें, पुस्तकें और हमारे लोगों की वाणी पूरे देश में फैले, ऐसी मैं कामना करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप सबका इस कल्चरल हेरिटेज सेंटर में, ये जो एक आधुनिक भवन उमा जी आपको दिखा रही थी, 25,000 स्क्वायर फुट का होगा, सेंट्रली एयर कंडीशन, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें इतनी सारी कार्यशालाएं बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को मौका मिले और बुंदेलखंड की हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास हमेशा जीवित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं, बैद्यनाथ परिवार की ओर से, अपने न्यास की ओर से। और जो प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कही थी अभी, यही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, बुंदेलखंड का अनमोल समय है। जय हिंद, जय भारत।